हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन कल पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे अपना टॉपिक का नाम हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर्स। तो टॉपिक का नाम बताया मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मतलब प्रतिरोधकों का संयोजन। तो आपको पता है कि संयोजन आपका दो प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन टू टाइप्स का होता है। पहले भी अपन ने पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था वहां पे कि आपको याद हो तो कैपेसिटर के लिए। उसी प्रकार से यहां पर भी दो टाइप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास रजिस्टर्स हैं बहुत सारे। तो पहला रजिस्टर का जो लास्ट एंड है वो सेकंड का क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा, एंड होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक रजिस्टर है, ठीक है कि नहीं है? तो दूसरा जो रजिस्टर है इसका ये आपका इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट। तो ये इसका नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अब इसका ये फाइनल है तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? ये इनिशियल हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार क्या होते रहते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपन का क्या कहलाता है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास है R3 है। अपन ने यहाँ पे इनको तीनों को क्या किसमें जोड़ दिया? किसी सर्किट के अंदर जोड़ दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया यहाँ पे। और आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की दो प्रॉपर्टीज होती है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे करंट तो तीनों में क्या है? सेम है। कितना होगा? I होगा। और तीनों रजिस्टर हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सभी का क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे V3 हो जाएगा। तो आपको मैंने बता रखा है शुरुआत कैसे करते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कौन सी कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो क्या आ जाएगा? Vs इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? फर्स्ट आ गई है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता है आपको V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो Vs करोगे तो क्या आ जाएगा? IRS। V1 करोगे तो क्या आ जाएगा? IR1। V2 करोगे तो क्या आ जाएगा? IR2। और V3 करोगे तो क्या आ जाएगा? IR3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 2 आ गई है। यहाँ पे मैंने I1 I2 I3 क्यों नहीं किया? क्योंकि आप I तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास? Vs इक्वल टू IRS इक्वल टू IR1 प्लस में IR2 प्लस में IRA3। राइट हैंड साइड आप देख रहे हो तो क्या कॉमन है? यहाँ पे I कॉमन हो गया। तो क्या बच गया? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से I कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया आपके पास? RS इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। यहाँ पे ये आंसर आ गया है। RS क्या यहाँ पे? RS क्या यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब तुल्य प्रतिरोध आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जब भी इक्वेशन यूज करोगे तो क्या आएगा? RS इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। याद रखना पैरेलल के लिए हमने सॉरी कैपेसिटर के लिए क्या किया था? सीरीज के अंदर 1 अपॉन में CS इक्वल टू 1 अपॉन में C1 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन C3। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है दोनों के लिए, तो याद रखना। तो ये आपके पास कौन सी थी? यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन थी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड आपका क्या यहाँ पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समांतर क्रम संयोजन। ये है आपके पास। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपको पता सभी का इनिशियल पॉइंट सेम और फाइनल पॉइंट भी क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये आपका एक रजिस्टर हो गया है, ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका तीसरा रजिस्टर
रजिस्टर हो गया। 3 हो गए आपके R1, R2 और R3। तीनों को अपन ने यहाँ पे कैसे जोड़ना है, इस प्रकार से जोड़ना है। ये एक इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। तो आप देखो यहाँ पे तीनों का सेम है इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट पे क्या है, सेम है। यहाँ पे किसी सर्किट में जोड़ दिया तो करंट आपका फ्लो कर गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होती है, जस्ट अपोजिट टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सीरीज की जो प्रॉपर्टी थी उसके जस्ट डिफरेंट होती है। तो वहां पे क्या था, करंट की वैल्यू सेम थी और पोटेंशियल वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, I1, I2 और I3। परंतु पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। तो यहाँ पे वही बात कैसे शुरुआत कैसे करते हैं, जो डिफरेंट होता है उसका टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आईपी कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो आईपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आ जाएगा आपके पास से, आपको पता है V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। तो अगर आप आईपी करोगे तो V अपॉन में RP, और I1 करोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में R1। I2 करोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में R2, और I3 करोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में R3। इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपके पास कौन सी है, 2 है। मतलब यहाँ पे अपने V1, V2, V3 क्यों नहीं किया, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल क्या है यहाँ पे सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ हैंड्स। कोई भी करना है यहाँ पे रिश्ते ले लीजिए चाहे। तो यहाँ पे वही बात, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, आईपी की वैल्यू क्या है, V अपॉन में RP इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3। V कॉमन हो गया तो क्या बच गया आपके पास, V कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3। V से V कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में RP इक्वल टू क्या गया, 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। ये आपके पास आंसर आ गया है। यहाँ पे वही बात, RP क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध आपके पास है आ गया है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है ये आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगी, तो हमारे क्वेश्चंस तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन बताता हूं सिंपल सी। पहली डेफिनेशन होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। विद्युत चालकत्व, इसको अपन यहाँ पे G से लिखेंगे, कैपिटल G से। आपको बता देता हूं, किसी भी कोई भी कंडक्टर होता है उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हमेशा उसके रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स के इक्वल होता है या रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो अपन क्या कह देंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। मतलब किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आपको पता है आर की क्या होती है, ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, मो, MHO। क्या ओम को क्या बोलते हैं, मो। या फिर इसको लिखने का तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है, इस प्रकार से भी अपने लिख सकते हैं इसको मो बोलते हैं। 1 अपॉन में ओम होता है उसको क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका छोटी सी डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन आपके पास आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता, इसको अपन सिग्मा से लिखेंगे। यहां पे बता रहा है कि सिग्मा क्या होता है, 1 अपॉन में रो। रो का मतलब कल बताया था आपको रेजिस्टिविटी, मतलब किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी रेसिप्रोकल को उसकी क्या, उस कंडक्टर की क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो अपन क्या बोल देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब किसी चालक
किसी चालक की प्रतिरोधकता के विद्युत क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। इसकी यूनिट आपको पता है, आपने कल रो की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए। तो रो की यूनिट क्या आई थी, आर की क्या होती है ओम, एल की क्या होती है मीटर, ए की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पे आर रो यहाँ पे लिख दिया, तो ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया। तो रो इक्वल टू ओम, ए की क्या होती है मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गई थी ओम मीटर आई थी। आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर ओम पर मीटर, या क्या लिख सकते हैं मो पर मीटर। ये इसकी क्या हो गई है यूनिट हो गई है, किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो ये दोनों डेफिनेशन है छोटे छोटे, तो ये काम आएगी नेक्स्ट टॉपिक में, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा, यहाँ पे एक रिलेशन है छोटा सा, रिलेशन बिटवीन जी। आपको बता देता हूं, जो कंडक्टिविटी है जो अपने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि जो करंट डेंसिटी है, क्या बताया था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को अपन रो से भी लिखते हैं कई बुकों के अंदर, परंतु आमतौर पे अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जे से भी लिखते हैं। तो वहां पे आपको बताया था करंट डेंसिटी जो जे है वो किसके बराबर था, आपका इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन को अपन क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब तीनों के बीच में अपने को क्या बताना है रिलेशन बताना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टिविटी आपको अभी कंडक्टिविटी भी बताया है 1/रो होता है। ये दोनों बातें तो आपको ऑलरेडी पता है, और अपने को तीनों के बीच में क्या बताना है रिलेशन बताना है, ठीक है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है, देखना। आपको पता है कि वी नो, अब या फिर अपन यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होता है एन, दो तरीकों से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है वी नो, वी इक्वल टू क्या होता है आपका, आपने फोर्थ जो लास्ट चैप्टर था उसमें वी इक्वल टू ई डी किया था कि नहीं किया था। तो डी की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं लेंथ ले लेते हैं। तो वी इक्वल टू क्या होता है ई एल हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब उसी प्रकार से आपको पता है यहाँ पे वी नो वी इक्वल टू क्या आ गया ई एल आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास है फर्स्ट आ गई है। दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास है सेकंड आ गई है। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड, ये भी क्या है पोटेंशियल है वैसे, और ये भी क्या है पोटेंशियल है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों सेम हो गए हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास आई आर इक्वल टू ई एल आ गया। आर की वैल्यू आपको पता है इसी चैप्टर में आपने किया है, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास आई आर की जगह रो एल बाई ए इक्वल टू ई एल, एल से एल कट गया। यहां पे आपको दिख रहा है आई अपॉन में आ, तो हेयर आई अपॉन में ए क्या होता है अभी बताया करंट डेंसिटी जे। तो क्या आ जाएगा जे रो और इंटू में ई। तो जे इक्वल टू रो को नीचे ले जाओ 1/रो ई, और आपको पता है हेयर 1/रो क्या होता है सिग्मा। तो क्या आ जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ई। यही आपसे पूछा गया था कि तीनों में क्या बताइए रिलेशन है बताइए। तो आपके पास रिलेशन आ गया जे इक्वल टू सिग्मा। जे क्या है यहाँ पे करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीनों के बीच में रिलेशन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये है तो कर देना ये। वैसे अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उससे छोटा सा रिलेशन आता है किसके बीच में कि
रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी के बीच में। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है क्या होता है, रो होता है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो होता है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। अपने सिलेबस के अंदर डायरेक्ट यूज कर रखा है, परंतु मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ये किस प्रकार से आया है। ठीक है कि नहीं है? तो थोड़ा देख लीजिए इसको। अगर यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम ही बना देता हूँ, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टो। टो का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, और रो का मतलब जो चालकता है। दोनों के बीच में संबंध देख लीजिए, क्योंकि एक ये रिलेशन है अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर काम आ रहा है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इस सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको ये कैसे आए उसके लिए कंफ्यूजन ना आए। आपको पता है कि वी नो, हमने इस चैप्टर के अंदर एक रिलेशन निकाला था, आई इक्वल टू एन ई ए वी टी, है कि नहीं है? तो वहां पे आपने ये रिलेशन निकाला था, वीडी क्या था, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर वीडी इक्वल टू क्या बताया था, ई टो बाई एम। ये आया था आपके पास, पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए, और वीडी की जगह क्या आ गया, ई टो बाई एम आ गया। तो आपके पास क्या आ गया है, आई इक्वल टू एन ई, और ई क्या हो गया, ई स्क्वेयर, और ए टो बाई एम आ गया। ठीक है कि नहीं है? ये आपके पास आ गया। ए को नीचे ले आइए तो क्या आ जाएगा, आई अपॉन में ए, ये ए को मैं नीचे ले आया तो क्या आ गया आपके पास, एन ई स्क्वेयर, और क्या बच गया, ई और टो बाई एम, ये आ गया आपके पास। ठीक है कि नहीं है? और आपको पता है हेयर आई अपॉन में ए क्या होता है, करंट डेंसिटी जे, तो जे इक्वल टू क्या आ गया, एन ई स्क्वेयर ई टो बाई एम आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अपने को तो पता है, अभी भी हमने पढ़ा था, जे इक्वल टू तो क्या होता है, सिग्मा ई होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो सिग्मा ई एन ई स्क्वायर ई टो बाई एम, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ये क्या आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रो, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर और टो। ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये अपने को बताना था। तो हम क्या है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है चार्ज, टो क्या है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये टॉपिक था अपना। तो इससे आगे देखना टॉपिक, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा में है, परंतु फिर भी आपको लिख लेना, इसको नोट बना लेना, जिससे कि कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये आएगा आपका। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। आपको मैंने आप बताया भी था उस टाइम पे कि जो रेजिस्टिविटी है दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर पे करती है और दूसरा टेम्परेचर पे। नेचर पर बताइए आपको कॉपर का कितना है, सिल्वर की कितनी है, गोल्ड की कितनी है, अलग अलग होगी, साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो कैसे करती है यहाँ पे देखिए, आपको पता है यहाँ पे वही बात लिख देंगे, वी नो रो इक्वल टू क्या बताया, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टो। अब देखिए मान लीजिए मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पे पोटेंशियल लगाते हैं बहुत सारे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, तो ये आपका क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाले टाइम को क्या बोला था हमने, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल बोला था। अब देखिए मान लीजिए आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा या बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर को बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे
टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रेजिस्टिविटी रिएक्शन टाइम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए कि किस किस के बीच में, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का मतलब केल्विन और ये क्या था आपका ओम मीटर। नॉर्मल टेम्परेचर में इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है, और हाई टेम्परेचर की बात करोगे, हाई टेम्परेचर की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर के लिए ये किसके लिए है, हाई टेम्परेचर के लिए ग्राफ आपका। तो यहां से तो हमें पता चल गया है कि जो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोई भी कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और कम करेंगे तो कम हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक नाम और आता है वैसे, सुपर कंडक्टर। क्या नाम आता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, किसी कंडक्टर की का टेम्परेचर कम करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर का मतलब अति चालक, अति चालक। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ये तो हमें पता लग गया है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, भी बढ़ जाती है, पर कितनी बढ़ जाती है वो उसके लिए रिलेशन बताई गई यहाँ पे, वो देखिए। कह रहा कि मान लीजिए इनिशियली रेजिस्टिविटी कितनी है, मान लीजिए कंडक्टर की रो नोट है, और टेम्परेचर कितना है यहां पे, मान लीजिए T0 है, ठीक है कि नहीं है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना कर दिया, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज अभी कितना हो गया है, मान लीजिए T हो गया है, तो अब क्या आ जाएगा, T माइनस T0 हो गया। और रेजिस्टिविटी मान लीजिए फाइनल रेजिस्टिविटी कितनी है यहाँ पे, रो टी हो गई है, कितनी हो गई है, रो टी। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी, कितनी रेजिस्टिविटी चेंज हुई यहाँ पे, रो टी माइनस रो नोट, ठीक है कि नहीं है। अब कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है ना वो दो बातों पे डिपेंड करती है, मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी के कौन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे। कौन कौन से, एक तो इनिशियल रेजिस्टिविटी, अगर पहले से रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, कम है तो कम आएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा चेंज कर रहे हो तो ज्यादा चेंज आएगा, कम करोगे तो कम आएगा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई है, तो क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नोट और डेल्टा टी। डेल्टा रो की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो नोट, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टिविटी है, इक्वल टू क्या, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, रो नोट और डेल्टा टी। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे के अल्फा आ गया है। अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर पे। तो रो टी की वैल्यू निकालना चाहोगे, फाइनल रेजिस्टिविटी, तो रो नोट उधर चला जाएगा, तो प्लस का, प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा रो नोट डेल्टा टी। तो रो नोट कॉमन हो गया, क्या बचा, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये काम आती है। कई बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी पूछ लिया जाता है कि ये कितना होता है, तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट एल डेल्टा टी। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए इक्वेशन है, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करते हैं आगे का। ओके स्टूडेंट्स।